Hello everyone, myself Pratik here, and today we are going to study our new topic, that is from UPSC Economics, and our topic is inflation. So this is part 2 of the inflation. In part 1 of the inflation video, we have dealt with what is inflation, what are the types of inflation, okay, and what are the problems that are affecting inflation, what are the solutions that are done by the government of India and the Reserve Bank of India, okay, to cope up from this inflation. So in this video, let's discuss what we are going to deal with that are. So these are some topics that we are going to study today. The first one is WPI, that is wholesale price index, consumer price index, production price index, previous year questions of UPSC prelims, index of industrial production, that is IIP, GDP deflator and implicit price deflator, and the last one is Phillips curve and monetary policy committee. So let's do it. First one, that is consumer price index. First one, before going through this index, so there are two words. The first one is consumer and the second word is customer. Customer is one who purchase and resell that product. Okay, customer is one who purchase and resell that product. Okay, these are street vendors, we can say. Consumer is one who uses the product, who uses that goods or services. That person will be called as consumer. Here we are studying, here we are trying to understand how to measure inflation, how we are measuring inflation. इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमने कुछ इंडेक्सेस बनाए हैं. फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर, पूरी कंज्यूमर कम्युनिटी को हमने एक सेक्टर बनाया है और पूरी कंज्यूमर कम्युनिटी को कितना प्रोडक्शन में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखने को मिला है. ओके, तो हमने कंज्यूमर के कम्युनिटी को डिफाइन किया है सीपीआई के तहत कि पूरे कंज्यूमर्स को जितने प्राइसेस में अप और डाउन देखने को मिले हैं वो सीपीआई में मेजर होते हैं. होलसेल कम्युनिटी के लिए वो सारे लोग जो होलसेल कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं मार्केट में, बड़े डीलर्स होते हैं मार्केट में, उन्होंने कितना इन्फ्लेशन को फेस किया है, ओके, वो डब्ल्यूपीआई में आएंगे. वहीं प्रोड्यूसर्स का आईआईपी में आएंगे. खैर, यहां पर बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे सर, ठीक है. सो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस, इट मेजर्स प्राइस चेंजेस. व्हाट इज प्राइस चेंज? सी, द प्राइस चेंजेस कैन बी इंक्रीमेंट or decrement in the price. Price changes can be increase or decrease in price, both one. So it measures the price changes from the perspective of retail buyer, that is consumer sir. एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, ये सीपीआई के अंडर आएगा. फाइन. इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसएसओ ऑन मंथली बेसिस. मंथली बेसिस पर हम इसे लॉन्च करते हैं सर. एनएसओ इसे लॉन्च करता है. फाइन. और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है एनएसओ. खैर, सीपीआई जो डेटा यूज करता है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए यूज करता है. सीपीआई यहाँ पर प्राइस में जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करता है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए यूज करता है. कई सारे इंडेक्सेस ऐसे हैं सर जो सिर्फ गुड्स के लिए, गुड्स को ही मेजर करते हैं, गुड्स के इंडेक्सेस को ही मेजर करते हैं, गुड्स के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ही मेजर करते हैं. लेकिन यहाँ हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को यूज करेंगे. फाइन, चलिए बढ़िया. इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स. इन सभी को कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर बाय करता है, एक कंज्यूमर यहाँ पर बाय करता है यूज करने के लिए. इवन इनके कुछ सब ग्रुप्स भी हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज फूड एंड बेवरेज, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवियर. ऐसे और भी कई ग्रुप्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं सीपीआई के तहत. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई विच आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन इज सीपीआई आईडब्ल्यू, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. दिस वन इज न्यूएस्ट, ओके, launched in 2016. This one is launched in having a base year of 2016. 2016 इसका बेस ईयर रहेगा. सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, दैट इज सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड. सो द फर्स्ट 3, दैट इज सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई
agricultural labor, and CPI rural labor. These three are launched by the Labor Bureau. Okay, Labor Bureau, sir, under the Ministry of Labor and एम्प्लॉयमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में लेबर ब्यूरो के द्वारा सर 3 सीपीआई इंडेक्सेस लॉन्च किए गए हैं. सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स. While the last one, that is CPI rural urban and combined, which is launched by NSO under Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. ठीक है, हमें इसको याद रखना होगा. फाइन, एक बार आप देख लीजिए, यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया. एक बार आप इसे गो थ्रू कीजिएगा. सीपीआई 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन CPI IW, CPI AL एंड CPI रूरल लेबर. इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए और रूरल लेबर के लिए 3 यहाँ पर हमने CPI लॉन्च किए हैं. ये तीनों लेबर ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर आएगा. While the fourth one is that is CBI combined or rural or urban, which is launched by NSO National Statistical Office here on monthly basis and by the MOSPI. Okay, Ministry of Statistics, Program and Implementation. रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ, ये हमने देख लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है IW वाला वो न्यूएस्ट वन है और बेस ईयर इसका 2016 है. बेस ईयर 2016 है CPI IW का. ठीक है, दिस वन इज न्यूएस्ट, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. फाइन सर. Monetary Policy Committee uses CPI data to control inflation. Okay, in April 2014, RBI had adopted the CPI as its key measure of inflation. Even RBI has adopted this one. So RBI has adopted CPI and WPI both to measure, to calculate the effects of inflation, sir. Okay, to calculate the effect of inflation in the in consumer sector, in consumer community. Okay, so the base year of CPI is 2012, while the base year of CPI IW is 2016, while the base year of CPI that is launched by the NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is so the base year here is 2012. CPI IW launched by Ministry of Labor and base year here comes is 2001. It has been changed now to 2011. CPI AL, while CPI AL यानी एग्रीकल्चरल लेबर, again Ministry of Labor, having a base year of 1986-87. It has the base year of 1986-87, sir. Okay, so agricultural labor CPI IW 1986 to 87, industrial worker that is 2011. Is it correct? No, industrial worker के लिए तो हमने 2016 यूज किया है ना. I think this one is 2016. Okay. The Monetary Policy Committee uses CPI data. Even Monetary Policy Committee is using CPI data to control inflation. April 24, the Reserve Bank of India has used this. The second one is WPI. Wholesale Price Index. WPI released by the Ministry of Commerce. See, WPI is released by Ministry of Commerce and Industry. Fine. In every month. So it is launched on monthly basis. It measures the changes in the price of goods. Again, price of goods in the changes. It measures the changes in the price, goods sold and traded in bulk. See, it is dealing only with goods, not services. Okay, not services, sir. So here comes CPI is used for both goods and services, while WPI is used only for goods. WPI is used only for goods, sir. Here comes the questions. Okay, and traded in bulk by the wholesale businesses to other businesses. Fine. Published by the Office of Economic Advisor, that is Ministry of Commerce and Industry. So it is published under the Ministry of Commerce and Industry. It is the most widely used inflation indicator in India. Most widely used.
Major criticisms for this index is that general public does not buy products at wholesale price. It is one of its criticism. See, यहां से पॉइंट बनता है, अगर मेंस में इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मेंस में क्रिटिसिज्म पूछा जाता है तो हम इसके क्रिटिसिज्म में ये लिख सकते हैं सर कि ये जनरल पब्लिक के फेवर में नहीं है, जनरल पब्लिक इसे यूज ही नहीं करती है सर, जनरल पब्लिक होलसेल प्राइस पे कभी यूज नहीं करती है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो रिटेल प्राइस पे यूज करती है, हैंस दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स इज नॉट सच अ ट्रस्टवर्दी मेथड टू बी यूज्ड, ओके, और टू बी एक्सेप्टेड. फाइन. द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI इज revised from 2004-5 to 12-11. ओके, सो 2011-12 हमने इसका बेस ईयर रखा है. सो WPI का जो बेस ईयर रहेगा 2011-12 रहेगा, दैट इज बेस ईयर. फाइन. WPI का बेस ईयर 2011-12 है. ठीक है, WPI का बेस ईयर क्या है? 2011-12 है सर, इस चीज को मत भूलिएगा. ठीक है, आगे बढ़े. और CPI का बेस ईयर हम 2012 लेते हैं. CPI का बेस ईयर 2012 है और WPI का 2011-12 है. चलिए, WPI की कंपोजिशन की बात करें, अगर प्राइमरी आइटम्स की बात करें तो 22.6% आएगा. फूड आर्टिकल्स की बात करें, दैट आर सीरियल्स, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियन, फ्रूट, मिल्क, एग, मीट, फिश, अगर इन सभी की बात करें, while non-food items like oil seeds and minerals include crude petroleum. So the first one is, that is primary item. Fuel power includes 13.2%. पहला प्राइमरी आइटम आता है जिसमें 22.6% का इन्होंने डेटा रखा है. ठीक है, अगर प्राइमरी आइटम्स को इंक्लूड किया जाए तो 22.6% प्राइमरी आइटम्स का कंट्रीब्यूशन है. while from fuel and power 13.2% data included here. From LPG, petrol, high speed diesel is here. अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, then 64.2% data is from manufactured sector. Okay, it includes food article, beverages. While from food index, अगर फूड इंडेक्स की बात करें तो 24.4% फूड इंडेक्स में से आएगा सर. ठीक है, फूड आर्टिकल्स फ्रॉम प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप्स एंड फूड आर्टिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ग्रुप्स. फाइन. चलिए, एक बार आप इसे पढ़िए, कंपोजिशन ऑफ WPI को. टोटल इसमें 4 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है. पहला है प्राइमरी आइटम 22%, फ्यूल एंड पावर 13.2%, मैन्युफैक्चर्ड 64.2% एंड द फूड इंडेक्स दैट इज 24.2%. चलिए, PPI की बात करें, WPI यहां हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, WPI यहां हमारा कंप्लीट होता है. अगला हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, दैट इज PPI. फाइन. अगर इसके बारे में बात करें, द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस, रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली और एक्सपोर्टेड. सी, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां बात की जा रही है. अगेन, हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, हमने होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली. नाउ वी आर डीलिंग विद प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात की जा रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, एंड दिस इज सोल्ड डोमेस्टिकली और एक्सपोर्टेड. सो यहां दो टर्म्स आएंगे. अगर हमने डोमेस्टिकली सोल्ड किया है या हमने एक्सपोर्ट किया है, उन दोनों में अगर प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो वो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे. आउटपुट PPI एंड इनपुट PPI दोनों यहाँ यूज किए हैं, यानी अगर कुछ हमने इंपोर्ट भी किया है तो भी यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इनपुट PPI, जो भी इनपुट लगे हैं किसी प्रोडक्शन को करने में, यानी रॉ मटेरियल जो लगा है उसकी प्राइस में कोई इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया, और जो फाइनल गुड्स की प्राइसेस में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया वो सब इसमें यूज होगा. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हम यूज कर रहे हैं यहाँ. एडवांटेजेस देखें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को यूज कर रहा है. ठीक है, ये इंडस्ट्री और बिजनेस दोनों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है. इट हैज सप्लांटेड WPI इन मेनी कंट्रीज. सी, इट हैज सरपासेस इवन. PPI had taken over WPI in many countries, sir. In many countries, WPI has been discarded
and replaced with PPI, Production Price Index. Okay, because it aligned conceptually with the internationally recognized system of national accounts, that is SNA, for compiling measures of economic activity. चलिए बढ़िया. So this is one of a competitor of WPI in future. Okay. So there are many biases that have been need for a new model of producer price index. Addressing biases, let's see this. The updated PPI model to replace WPI, addressing issues. So this point, this topic is related to mains. Okay, okay. So the updated PPI model seeks to replace WPI, addressing issues like double counting, exclusion of export imports and the omission of services sector. See, सर्विस सेक्टर होलसेल प्राइस इंडेक्स में यूज नहीं किया था, वो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया. ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी हमने यहाँ शामिल कर लिया है इवन, और डबल काउंटिंग के सिस्टम जो WPI में हो रहा था उसे यहाँ से हमने इग्नोर कर दिया, यहाँ पर हमने हटा दिया है. सो सर्विस सेक्टर जो कि GDP का 55% है उसे भी हमने शामिल कर लिया. तो ये तीन चीज़ें जो थी, सर्विस सेक्टर को ओमिट करना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ओमिट करना और डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम थी, इन तीनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है PPI के अंडर में. So it has been presented to the IMF and discussions are ongoing to shift from WPI to PPI in line with practices adopted by most G20 companies. Even most G20 economies has adopted this in place of WPI. Proposed discussions are underway within the government to change the base year of wholesale price index from 2011-12, involving the Ministry of Statistics and Program Implementation in the National Statistical Office. ओके, सो हमारी तरफ से भी एक सजेशन गया है IMF के पास, दैट भैया ये जो बेस ईयर है 2011-12 इसको चेंज किया जाए. डिफरेंस देख लेते हैं CPI और WPI में. CPI और WPI में अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस आता है सर पर्सपेक्टिव का. हम एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और एक होलसेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. फाइन, ठीक है सर. दूसरा देखें, WPI में सर सिर्फ सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं. वहीं CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों को यूज किया जाता है. WPI ज्यादा वेटेज देता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, वाइल CPI ज्यादा वेटेज देता है फूड आइटम्स को. इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय टू इंडिसेस, दैट इज WPI एंड CPI. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जरूर सॉल्व होगा. लेट्स डू दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है, UPSC प्रीलिम्स का. द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स. बिल्कुल सही बात है. CPI में जो वेटेज यूज किया गया है फूड का वो ज्यादा है WPI से, क्योंकि WPI में तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यूज किया गया है, होलसेल प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है. ये यहाँ हमने पढ़ा भी है. इवन द मोर वेटेज इज गिवन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन WPI, वाइल इन CPI मोर वेटेज इज गिवन टू फूड आइटम्स. सो फूड आइटम्स को ज्यादा वेटेज CPI में दिया गया है. द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज करेक्ट. द WPI डज नॉट चेंजेस द प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज. ऑब्वियसली WPI सर्विसेज की प्राइसेस को कैप्चर नहीं करता है, विच CPI डज. या दिस वन इज करेक्ट आंसर हियर, और हमें करेक्ट ही बताना है. The RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing key policies. See, I don't think ये भी हुआ नहीं है. IBI ने although WPI और CPI दोनों को यूज किया है, यहाँ पर the Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है. 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था, WPI in India is available on monthly basis only. या दिस इज करेक्ट. मंथली बेसिस पर हमें मिलता है. इवन CPI भी हमें मंथली बेसिस पर मिलता है. एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर CPI IW, द WPI गिव्स लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल्स. अगर CPI IW की बात करें तो WPI फूड आइटम्स को लेस वेटेज देता है अगर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर से कंपेयर करें. तो एग्जैक्टली ये सही हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत ऑप्शन C करेक्ट आने चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. IIP की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. IIP के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन इसके नाम से पता चल रहा है यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करनी है. बेस ईयर इसका 2011-12 रहेगा. मैक्सिमम का बेस ईयर हमने 2011-12 लिया है.
बिकॉज लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011-12 के का ही हमारे पास है, ठीक है। मेजर्स द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। सी इट मेजर्स द ग्रोथ रेट in different industrial groups, in different industrial sectors. It is a key economic indicator of the manufacturing sector of the economy. So it is one of a key economic indicator of the manufacturing sector of the economy. 8 core industries को यहाँ पर शामिल किया गया है, 8 core industries को यहाँ पर शामिल किया गया है, that is refinery product, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer. हमें इन्हें इसी chronological order में याद रखना है, okay? रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर है। वेटेज की बात करें 8 इंडस्ट्रीज हैं, 40.27% वेट है इन द ओवरऑल आईआईपी, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा इन्होंने वेटेज दिया है, दैट इज 77.63%, माइनिंग को 14%, इलेक्ट्रिसिटी को 7%। दिस इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश बाय सीएसओ, ओके, ऑन मंथली बेसिस। सी on a monthly basis it has been launched. So 2011-12 by CSO, monthly basis के आधार पर इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट हैंड राइटिंग, फाइन। जीडीपी डिफ्लेटर की भी बात कर लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ओके। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है वैसे। जीडीपी डिफ्लेटर एंड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर की बात करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ओके। दिस इज वन ऑफ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। It is the ratio of value of goods and services an economy produces in a particular year at a current price and at a prevailing during price or at a nominal price. So अगर हम nominal GDP और real GDP को ले लें, nominal GDP को डिवाइड करें real GDP से और into 100 कर देते हैं, ठीक है, तो GDP डिफ्लेटर आ जाता है। या फिर nominal GDP क्या होता है, GDP at current prices, real GDP GDP at constant prices अगर हम ले लें तो भी ये निकल सकता है, ठीक है। प्राइस ड्रिवन ग्रोथ, द रेशियो हेल्प्स टू शो द एक्सटेंट विथ विच द इंक्रीज इन द जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। सी यहाँ पे कितने काम की बात की है कि जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, सी जो हमें इंक्रीज जीडीपी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्या वो इंक्रीमेंट जस्ट इन्फ्लेशन की वजह से है या रियलिटी में आउटपुट बढ़ा है या रियलिटी में हमारी इनकम बढ़ी है, ठीक है। हो सकता है कि जो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, फाइन। तो ये हमें शो करता है कि या वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है या आउटपुट की वजह से हुआ है। सो जीडीपी डिफ्लेटर, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में वैसे हमें पढ़ना नहीं चाहिए। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो करंट प्राइसेस डिवाइड बाय कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस पहले, कांस्टेंट प्राइसेस बाद में। कंप्रेहेंसिव कवरेज की बात करें, सिंस द डिफ्लेटर कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सर्विसेज और गुड्स दोनों को यूज करता है सर, ठीक है। एज अगेंस्ट द लिमिटेड commodity baskets for the wholesale or consumer price indices, it seems as a more comprehensive measure. So it is one of the largest comprehensive measure अगर हम कहेंगे। अगर CPI और WPI से भी आगे बढ़कर बात करें तो ये वाला जो इंडेक्स है जीडीपी डिफ्लेटर है, सॉरी, ये ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइड एरिया को कवर करता है, फाइन। ये कंज्यूमर, होलसेलर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को ये इंक्लूड कर लेता है। इट रिफ्लेक्ट्स अप टू डेट एक्सपेंडिचर पैटर्न। The GDP deflator is available only on a quarterly basis. See, it is available on quarterly basis, along with GDP estimates, whereas CPI and WPI are released every month. Fine, okay. फिलिप्स कर्व की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में खेलता है। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिलेशनशिप को बताता है उसे फिलिप्स कर्व कहेंगे। बेसिक सा फंडा है सर, बेसिक सा फंडा है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप को शो करता है, वो फिलिप्स कर्व कहलाता है, फाइन। एक्स एक्सिस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रखेंगे, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन को रखेंगे।
ओके, सो इनवर्स रिलेशनशिप की यहां पर बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जाएगा। सी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन यहां था तो अनएम्प्लॉयमेंट यहां था, इन्फ्लेशन कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गई, सी। इनवर्स रिलेशनशिप यहां देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू एज लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन आप डिक्रीज करोगे, अगर महंगाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज 1, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज 1, it implies no change in the general price level. If GDP deflator is greater than 1, it implies increase in general price levels. GDP deflator हमने अभी पढ़ा रिसेंटली, ओके। GDP deflator अगर 1 से कम होता है तो प्राइसेस में रिडक्शन देखने को मिलता है, दैट इज डिफ्लेशन, पार्ट ऑफ डिफ्लेशन। लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें इसकी फिलिप्स कर्व की, तो फिलिप्स कर्व में हमें ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फिलिप्स कर्व में हमारे लिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इसकी रिलेशनशिप को शो करता है, वो भी लो रिलेशनशिप हो। अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई होने का मतलब समझिए सर, इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट का कम कैसे हो गया। इन्फ्लेशन हाई होना मतलब, इन्फ्लेशन हाई क्यों होगा इस चीज को समझता है। इन्फ्लेशन हाई हुआ क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई। चलिए, इन्फ्लेशन हाई इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और मनी सप्लाई ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार ज्यादा है, इनकम कमाने के साधन ज्यादा है, इसलिए तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम होना, इन्फ्लेशन बढ़ना यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम होना, इक्वल बात है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट करेक्ट सर? क्या हम ये करेक्ट कह सकते हैं? क्या हम इस बात को करेक्ट कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये लिटरली एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके फाइन। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर लेते हैं। एमपीसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 2016 में, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एमपीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नो डाउट, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के तहत इसको बनाया गया है 1934, ओके। उर्जित पटेल कमेटी first proposed the idea for the formation of the 5-member body, that is MPC. Aim is to maintain the price stability while keeping in mind the objective of growth, okay, and controlling inflation, that is price stability again. Objective की बात करें to bring transparency and accountability in deciding the monetary policy and determine the policy interest rates required to achieve the inflation target. Fine. Committee comprises 6 members. See, 6 मेंबर्स यहां पर होते हैं, और प्लस एक चेयरमैन होता है सर, जो आरबीआई गवर्नर होता है, इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ठीक है। तो 6 मेंबर और एक आरबीआई गवर्नर, टोटल यहां पर 7 लोग हो जाते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियल मेंबर चेयरमैन होते हैं इसके आरबीआई। 3 मेंबर्स यहां पे आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। रिमेंबर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर नहीं होगा, यहां पर ओनली 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे, और 1 मेंबर जो रहेंगे हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेंगे, दैट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। इन्फ्लेशन की टारगेट की बात करें तो इन्फ्लेशन का टारगेट वंस इन एवरी 5 ईयर सेट किया जाता है, हर 5 साल में एक बार इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया जाता है। करंटली जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो है 4%, वो है 4% प्लस एंड माइनस 2, ओके। करंटली 4% इन्फ्लेशन का टारगेट है, प्लस माइनस 2% हम लेकर चलते हैं, ठीक है।
हर 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की कंसल्टेशन से इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, याद रखना, कभी भी ये मत याद रखिएगा यहाँ पर कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो डिसाइड करता है आरबीआई करता है। सर, इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई। फाइन, चलिए। द एम्बेसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। कम से कम साल में 4 बार इनको मिलना होता है। तो हम कह सकते हैं क्वार्टर बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर इनको मिलना होगा। फाइन। द कोरम, अगर कोरम की बात करें, अगर मीटिंग का अगर हम कोरम बनाएं तो 4 मेंबर्स का कोरम होगा, यानी आउट ऑफ 7 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स को आना जरूरी है तो ही मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। ईच मेंबर ऑफ द एम्बेसी हैज 1 वोट, हर मेंबर का 1 वोट होगा, वाइल गवर्नर का कास्टिंग वोट होगा अगर टाई हो जाता है मैच। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वंस एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में एक बार रिजर्व बैंक इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। 6 महीने में एक बार आरबीआई को एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को लॉन्च करना होता है, रिलीज करना होता है, टू एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि भैया इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, एंड द फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 6 to 12 मंथ अहेड, कि आने वाले कल का फोरकास्ट क्या होगा 6 से 18 मंथ का। यहां से क्वेश्चन बनने की एक संभावना बन जाती है कि सर मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आती है वो कितने टाइम में आती है। सर, साल में 2 बार आती है, वंस इन अ 6 मंथ आती है, और इसमें आने वाले 6 से 18 महीनों का फोरकास्ट भी होता है। फाइन। करंट टारगेट मैंने आपको बता दिया 4% का है, ±2% टॉलरेंस रेट है। आरबीआई का रिपोर्टिंग, अगर इन्फ्लेशन की बात करें, ऑब्लिगेशन की बात करें, अगर इन्फ्लेशन का टारगेट एक्सीड या फॉल होता है कंटिन्यू 3 क्वार्टर तक, दैट इज 9 मंथ तक, तो आरबीआई को ऑब्लिगेशन है कि वो एक रिपोर्ट बनाएंगे टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, साथ में उसका रीजन लिखेंगे और उसे सॉल्व करने के करेक्टिव मेजर्स के बारे में बताएंगे। फाइन, ठीक है सर। सो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन चैप्टर से, तो मैंने यहां पर वाइड एरिया कवर किया है, एक कॉम्प्रहेंसिव एरिया हमने यहां पर कवर किया है, जिसके तहत हमने इन्फ्लेशन के लगभग हर एक टाइप के टॉपिक को हमने पढ़ा है, सब टॉपिक को पढ़ने का यहाँ पर प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। मैंने प्रयास किया कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीलिम्स के बेसिस के इंक्लूड करने का मैंने प्रयास किया यहाँ पर, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।